जिन बच्चों को कंप्यूटर का शौक है वे ज्यादातर उन यंग आईटी जीनियस से इंस्पिरेशन लेते हैं जिन्होंने इस टेक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है। आज टेक और बिजनेस की दुनिया में काफी मिलियनियर लोग फेमस हैं और उनमें से जेफ बेजोस सबसे अमीर है। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी काफी नॉलेज और सबक से भरी होती है जिससे यंग लोग सीख सकते हैं। और जहाँ तक जेफ बेजोस की बात है तो वो कहते हैं कि अगर मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। और इसीलिए आज हम जानेंगे जेफ बेजोस के बारे में। जी हाँ, जिसे तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे आगे रहने वालों में से एक जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेल स्टोर अमेज़न की स्थापना की। वो द वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन नाम की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक भी हैं। अमेज़न की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए जेफ बेजोस को ई कॉमर्स का बादशाह कहना गलत नहीं होगा। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अनुसार वो जून 2021 तक 190 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। ये समरी बेजोस की दिलचस्प कहानी के बारे में है कि कैसे Amazon.com एक साधारण से गैराज से शुरू हुई एक स्टार्टअप से आज $1 मिलियन के बिजनेस तक बढ़ गया है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 यानी कि 1964 में न्यू मैक्सिको में जैकलिन गीज जॉर्गेनसन और टेड जॉर्गेनसन के घर हुआ था। उनके माता पिता ने जल्द ही तलाक ले लिया और 1968 में बेजोस की मां ने क्यूबा के एक इमिग्रेंट मिगुएल माइक बेजोस से शादी कर ली। मिगुएल ने न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और जल्द ही उनका परिवार ह्यूस्टन टेक्सास में रहने चला गया, जहां मिगुएल को एक्सॉन में इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई और बेजोस के नाना ने अल्बुकुर्क में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि एईसी के रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम किया। जब वो छोटे थे तब बेजोस कॉट्यूला टेक्सास के पास एक कंट्री हाउस में गर्मी की छुट्टियां बिताते थे, जहां उनके नाना रिटायरमेंट के बाद रहने लगे थे। बाद में बेजोस ने बड़े होने पर वो जमीन खरीदी और इसे 20,000 एकड़ से बढ़ाकर 3 लाख एकड़ कर दिया। बचपन में बेजोस एक ऐसे बच्चे थे जिनमें अलग अलग चीजों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी कि वो चीजें कैसे काम करती है। अपनी शुरुआती इन्वेंशंस में उन्होंने एक अलार्म बनाया था और जब भी उनके छोटे भाई बहन उनके कमरे में घुसने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें अलर्ट कर देता था। वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रोबोट्स भी बनाते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब तक बेजोस ने अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए अपने माता पिता के गैराज को एक लैब में बदल दिया था। वैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई साल बाद 1994 में बेजोस ने अपने गैराज से ही Amazon.com की शुरुआत भी की। कुछ सालों के बाद उनकी फैमिली मायामी चली गई, जहाँ पर बेजोस ने हाई स्कूल की पढ़ाई की। बेजोस बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़े ही अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएशन पूरी की। छोटी उम्र से ही उन्हें बिजनेस की नॉलेज थी। बेजोस ने अपना पहला बिजनेस द ड्रीम इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू किया था। इस इंस्टीट्यूट ने चौथी, 5वीं और 6ठी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रिएटिव समर कैंप ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने जाने माने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 1986 यानी कि 1986 में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बेहद टॉप ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। जब वो पहली बार प्रिंसटन गए तो बेजोस एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहते थे और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें आइंस्टाइन और हॉकिंग से मिली थी। हालांकि उन्हें जल्दी पता चला कि फिजिक्स प्रोग्राम के टॉप 25 स्टूडेंट्स में शामिल होने के बावजूद भी वो अपने बैच के कुछ जीनियसेस के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। Wire.com के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने याद किया कि उन्हें साफ तौर पर यह समझ में आ गया था कि उनके बैच के कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थे, जैसे कि उनके दिमाग अलग तरह से बने हो। जल्द ही बेजोस ने अपने मेजर को अपने बचपन के पैशन कंप्यूटर साइंस में बदल दिया। उन्होंने अपने लिए एक गोल भी बनाया कि एक दिन वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। और अब जानते हैं लेसन्स टू लर्न फ्रॉम जेफ बेजोस अर्ली ईयर्स। जेफ बेजोस में बहुत कम उम्र से ही बिजनेस चलाने के स्किल्स थे। उन्होंने अपने हाई स्कूल में एक ट्यूटरिंग बिजनेस शुरू किया। वो फार्म की देखभाल करने में अपने दादा की मदद किया करते थे और बचपन में वो इलेक्ट्रिकल किट के साथ खेला करते थे। और उन्होंने शौकिया एक रोबोट भी बनाया जिसने जल्द ही उनके पिता के गैराज में बहुत जगह ले ली थी। 18 साल की छोटी उम्र में उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा जानने का सपना देखा और आज उन्होंने इस सपने पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जेफ को उनके माता पिता और नाना ने उनके सभी अतरंगी और अजीब कामों के लिए हमेशा एनकरेज किया और इनोवेशन के लिए उनकी जो प्यास थी उसकी तारीफ की। इसके साथ ही उन्हें कम उम्र से ही अपने पैशन पर काम करने के लिए उन्होंने जगह भी दे दी थी जहां वो इत्मीनान से काम कर सके। और अब आगे करियर की बात करें तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय वॉल स्ट्रीट पर कंप्यूटर साइंस की डिमांड थी, जहां इसका इस्तेमाल मार्केट ट्रेंड का पता लगाने के लिए किया जा रहा था। ग्रेजुएट होने के बाद जेफ बेजोस को एक स्टार्टअप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फिटेल में जॉब मिली, जहां उनका काम इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट के लिए एक नेटवर्क बनाना था। जल्दी उनका प्रमोशन हो गया और वो कस्टमर सर्विस के डायरेक्टर और हेड ऑफ डेवलपमेंट बन गए। जब कंपनी 2 साल के बाद कामयाब होने में फेल रही तो बेजोस ने बैंकिंग में कदम रखा और बैंकर्स ट्रस्ट में काम करना शुरू किया, जहां वे वाइस प्रेसिडेंट बने। एक अच्छी जॉब होने के बावजूद बेजोस ने एक टेक कंपनी में शामिल होने के लिए बैंक छोड़ने का फैसला किया, जहां वे कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जो उनका पैशन था। बेजोस ने वॉल स्ट्रीट की एक अनोखे फाइनेंशियल फर्म को ज्वाइन किया जो लेटेस्ट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन को मिलाकर काम कर रहा था। इस समय के दौरान जेफ ने अपनी होने वाली वाइफ मैकेंजी टटल के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी, जो प्रिंसटन ग्रेजुएट है। उनकी शादी 1993 में हुई थी। बेजोस को डीई का यूनिक कल्चर पसंद था, जहां मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट को फाइनेंशियर्स से ज्यादा काम पर रखा जाता था।
बेजोस का करियर शॉ में फला फूला और जल्द ही वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने फाइनेंस के सेक्टर में एक सिक्योर फ्यूचर हासिल कर लिया था और वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहे थे जो उनके स्वभाव से मेल खाता था। जल्दी बेजोस को एक आइडिया आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी और ई कॉमर्स के इतिहास को बदल कर रख दिया। मतलब उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज और थर्स्ट फॉर इनोवेशन। जी हाँ, जब बेजोस ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी तो उन्हें इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग जैसे जाने माने फर्म में बहुत अच्छे जॉब ऑफर किए गए। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े फर्म को चुनने की बजाय एक इनोवेटिव स्टार्टअप में काम करने का डिसीजन लिया और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट भी लगाया। बाद में भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल और अनोखे फाइनेंशियल फर्म डीई शॉ में काम करने के लिए बैंक में एक सीनियर पोस्ट छोड़ दी। शॉ एक ऐसी फर्म थी जिसने उनके अंदर चीजों के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा को जगाया, जहां वो कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। बेजोस ने कभी किसी बोरिंग जॉब में काम नहीं किया। हालांकि वो कई सालों तक एक अच्छी सैलरी देने वाली जॉब करते रहे, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने उन फर्म्स को चुना जो उन्हें टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन करने और कुछ नया डेवलप करने का मौका देती थी। जब उन्हें अमेज़न का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया तो उन्होंने इस आइडिया पर काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की सेफ पोस्ट तक को छोड़ दिया, जबकि वो इस बात से अनजान थे कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बेजोस इसे धीरे धीरे कर बढ़ाते जा रहे थे। और फिर वो मुकाम भी आया जब इसमें अनगिनत प्रोडक्ट, लगभग दुनिया का हर प्रोडक्ट बेचा जाने लगा। अमेज़न प्राइम भी एक सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ, जिसमें अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन को लेकर के 2 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को फ्री में डिलीवर किया जाने लगा। किंडल ई रीडर और किंडल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जिसने लगभग हर दूसरे इंसान को राइटर बना दिया है, वो भी एक जबरदस्त इनोवेटिव आइडिया था जो बिल्कुल सही समय पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने ई बुक्स के बढ़ते मार्केट में खूब सारा पैसा कमाया, और वो भी तब जब वहाँ पर ना के बराबर कंपटीशन था। तो ये इनोवेशन की ही प्यास थी जिसने बेजोस को टेक्नोलॉजी के एरिया में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। अमेज़न प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए वो बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को शामिल करते रहे। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं किया, और साथ ही जब लोगों को हायर करने की बात आई तो वो बहुत ध्यान से लोगों को चुनते थे। उन्होंने ऐसे टैलेंटेड लोगों को काम पर रखा जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में इनोवेशन ज्यादा शामिल था। तो इस तरीके से इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, यानी कि बेजोस को उनके रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, यानी कि कम से कम अफसोस करने वाली सोच के लिए जाना जाता है। इस सोच ने उन्हें अपने करियर में प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प की है। उन्होंने एक बायोग्राफी राइटर से एक बार कहा था कि वो ऐसा डिसीजन लेना पसंद करते हैं कि जब वो 80 साल के हो जाएं और उस बारे में सोचे तो उन्हें उस फैसले को लेकर के ज्यादा अफसोस या पछतावा ना हो। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि 80 की उम्र में उन्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने एक अच्छी सैलरी वाली जॉब और अपने वॉल स्ट्रीट बोनस को छोड़ दिया था, लेकिन इस बात का जरूर अफसोस होगा कि उन्होंने इंटरनेट जैसे उभरते हुए फील्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसका आने वाले समय में बेमिसाल मार्केट होने वाला था, जो उनकी जिंदगी और दुनिया को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता था। इन दोनों बातों की तुलना ने उनके लिए जॉब छोड़ने का फैसला आसान बना दिया था, और इसके बाद वो जोरों शोरों से अमेज़न पर काम करने में जुट गए। तो इस जर्नी में अब अगला सवाल आता है कि हाउ वाज अमेज़न फाउंडेड। तो इसका जवाब ये है कि शुरुआत में अमेज़न डीई शॉ एंड कंपनी के ऑफिस में डिस्कस किया जाने वाला सिर्फ एक एक्साइटिंग आइडिया था। शॉ ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट में मार्केट एबनॉर्मली का फायदा उठाने के लिए कंप्यूटर और मैथमेटिकल फॉर्मूला के यूज की शुरुआत की। एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बेजोस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर करने का काम दिया गया था। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब नया था और ई कॉमर्स बिजनेस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो एक दिन बेजोस को कुछ खास स्टेटिस्टिक्स मिले जो दिखा रहे थे कि इंटरनेट का यूज हर साल 2300% बढ़ रहा था। बेजोस की बाहर की नजर ने ई कॉमर्स के उस अनछुए पोटेंशियल को देखा जो आसमान की ऊंचाइयों तक जाने की ताकत रखता था, और तुरंत एक रिटेल शॉपिंग वेबसाइट शुरू करने के मौके ढूंढने लगे। उन्होंने टॉप 20 मेल ऑर्डर बिजनेसेस को देखा और रिव्यू किया कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जा सकता है और एक फिजिकल स्टोर की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा अच्छे से डिलीवर किया जा सकता था। किताबें इंटरनेट के लिए एकदम सही प्रोडक्ट लगती थी, क्योंकि बहुत सारी किताबें वेबसाइट पर डिस्प्ले की जा सकती थी, जो एक बुक स्टोर की 4 दीवारी में पॉसिबल नहीं था। तो एक तेज तर्रार और फटाफट फैसले लेने की सोच होने की वजह से बेजोस ने अपनी जॉब से रिजाइन किया और तुरंत लॉस एंजलिस चले गए, जहां उन्होंने अमेरिकन बुक सेलर्स कन्वेंशन में हिस्सा लिया ताकि बुक के बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सके। कई बड़े होलसेलर ने पहले ही इंटरनेट पर किताबों को डाल दिया था। अब बेजोस ने इंटरनेट पर एक ऐसा सिंगल लोकेशन बनाने का फैसला किया जहां पर किताब खरीदने वाले आसानी से हर तरह की बुक को ढूंढ सके और घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक की खरीदारी कर सके। बेजोस ने इस मौके का फायदा उठाने और अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करने के लिए डीई शॉ में अपनी सिक्योर और अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और आगे न्यूयॉर्क शहर से सियाटल तक ड्राइव के दौरान बेजोस ने अमेज़न के लिए बिजनेस प्लान तैयार किया, जिसे 5 जुलाई 1994 को उनके गैराज में लॉन्च किया गया था। 1 साल के बाद अमेज़न को दुनिया के लिए खोल दिया गया और बेजोस के दोस्तों और अमेज़न के 300 बीटा टेस्टर्स को उसे प्रमोट करने के लिए कहा गया था। बिना किसी प्रेस के 30 दिनों के अंदर अमेज़न न सिर्फ 50 स्टेट्स में बल्कि 45 कंट्रीज में बुक्स बेचने में कामयाब रहा। बाद में उसी साल के दौरान अमेज़न ने हर हफ्ते $20,000 की सेल की थी,
बेजोस और उनकी टीम ने वेबसाइट पर काम करना जारी रखा और वन क्लिक शॉपिंग, कस्टमर रिव्यूज और ईमेल ऑर्डर वेरिफिकेशन जैसे यूनिक फीचर बनाए। बेजोस ने कंपनी में अपनी जमा पूंजी लगा दी थी और इसके साथ ही उन्होंने ज्यादातर इन्वेस्टर्स को चेतावनी भी दी थी कि 70% पॉसिबिलिटी है कि अमेजॉन चल नहीं पाएगा। और जल्द ही उनके माता पिता ने अमेजॉन में लगभग $30 लाख इन्वेस्ट किए। हम इंटरनेट पर दाव नहीं लगा रहे थे, ऐसा उनकी मां ने कहा। हम जेफ के आइडिया पर दाव लगा रहे थे। अगले कुछ सालों में बेजोस के माता पिता, जो कि अमेजॉन के 6% के पार्टनर थे, वो बिलियनियर बन गए थे। और 3 साल बाद जेफ बेजोस ने पहले पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के साथ अमेजॉन को पब्लिक कर दिया। फॉर्च्यून और बारिन की रिपोर्ट अमेजॉन को लेकर के ज्यादा अच्छी नहीं थी, या यूं कहीं कि वो उसकी बुराई कर रहे थे। फिर भी बेजोस को पूरा यकीन था कि इंटरनेट की पावर और पहुंच बड़ी बुक होलसेलर जैसे बॉर्डर्स और बार्न्स एंड नोबेल को हरा देगी। क्योंकि शुरुआत में अमेजॉन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, बाद में इसमें हर तरह के प्रोडक्ट को शामिल करके इसे आगे बढ़ाया जाने लगा था। 1998 में यानी कि 1998 में अमेजॉन पर म्यूजिक और वीडियो से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया और साल के अंत तक वेबसाइट पर अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड्स को बेचा जाने लगा था। 1997 की इक्विटी ऑफरिंग के दौरान $54 मिलियन इकट्ठे हुए, जिसका इस्तेमाल बेजोस ने बेधड़क रूप से छोटे कंपटीशन को खरीदने के लिए किया। 2002 में बेजोस और उनकी टीम ने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन वेब सर्विसेज को लॉन्च किया। आज अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी कि AWS अमेजॉन के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने वाली सर्विस बन गई है, जिसने 2020 की पहले 3 महीनों में $10 बिलियन के रेवेन्यू को पार कर लिया था। अमेजॉन के पहले 5 सालों के अंदर ही उसका कस्टमर बेस 1,80,000 से बढ़कर 17 मिलियन हो गया था। सेल में भी बड़ा उछाल आया, जो $5,11,000 से $1.6 बिलियन हो गई। 2002 के अंत में अमेजॉन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जब उनकी इनकम कुछ थमसी गई थी। कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी जब बेजोस ने कुछ डिलीवरी सेंटर्स को बंद कर दिया और अमेजॉन के एम्प्लॉइज के नंबर में 14% की कमी की गई। 1 साल के अंदर अमेजॉन पैसों की किल्लत से उबर गया और $400 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। अक्टूबर 2013 तक अमेजॉन ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर का खिताब हासिल कर लिया था। तो शुरू से ही बेजोस ने जितनी जल्दी हो सके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की हमेशा कोशिश की। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि इसका बुरा असर प्रॉफिट पर होगा, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनका गोल अमेजॉन को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना नहीं है, बल्कि उनका इरादा दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसे सबसे बड़ा स्टोर बनाना है, तो कई लोगों ने इतना बड़ा गोल रखने के लिए अमेजॉन की काफी बुराई की, जबकि कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये अब तक की सबसे इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जेफ बेजोस अपने 6 मेन प्रिंसिपल्स को लागू करते हुए अमेजॉन को और आगे बढ़ाते रहे। ये प्रिंसिपल है कस्टमर ऑब्सेशन, फ्रुगैलिटी यानी किफायती, इनोवेशन, ओनरशिप, हाई हायरिंग बार और अ बायस फॉर एक्शन। तो आगे कपड़ों की कैटेगरी को अमेजॉन में तब जोड़ा गया जब नॉर्डस्ट्रॉम और द गैप जैसे सैकड़ों ब्रांड और रिटेलर के साथ अमेजॉन ने पार्टनरशिप की। बेजोस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेजॉन का विजन दुनिया की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनने का है, यानी सबसे पहले कस्टमर को रखा जाएगा। उनका गोल अमेजॉन को एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर बनाना है जहां पर लोग अपनी मर्जी और पसंद से कुछ भी खरीद सकते हैं। और इसी के साथ आगे 2005 की बात करते हैं। अमेजॉन लॉन्चेस प्राइम मेंबरशिप, यानी कि अमेजॉन मार्केट प्लेस 2000 में बनाया गया था, जिसने छोटे बिजनेस को अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचने की सुविधा दी। इसने एक बेहतर डिलीवरी सर्विस की जरूरत को बढ़ा दिया, जिस पर कस्टमर्स भरोसा कर सके। 2005 में अमेजॉन प्राइम लॉन्च किया गया था, जिसने सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए क्विक शिपिंग की सर्विस दी थी। तेज डिलीवरी सर्विस ने सेल को काफी बढ़ावा दिया, क्योंकि इसने प्रोडक्ट को कम से कम समय में डिलीवर करना आसान बना दिया था। आज 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर अमेजॉन प्राइम के मेंबर है। ये एक ऐसी मेंबरशिप सर्विस है जिसमें वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन शामिल है, जो नेटफ्लिक्स के साथ मुकाबला कर रही है। अमेजॉन प्राइम दुनिया में सबसे ज्यादा पेड मेंबरशिप प्रोग्राम के रूप में दूसरी पोजीशन पर बनी हुई है। और इस जर्नी में अब बात करते हैं अदर बिजनेस वेंचर्स के बारे में। सबसे पहले है किंडल। अमेजॉन में प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाने और इस बिजनेस को फैलाते रहने के बावजूद भी बेजोस अमेजॉन की बुनियाद रही किताबों को नहीं भूले। उन्होंने मार्केट ट्रेंड पर अपनी नजर बनाए रखी और ई बुक्स को पॉपुलर होते देखा। बेजोस ने इसमें भी अनलिमिटेड पोटेंशियल देखा और 2007 में किंडल लॉन्च किया, जो ई बुक रिटेलिंग के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बन गया। अमेजॉन किंडल डिवाइस ने रीडर्स को ई बुक्स के बड़े कलेक्शन को ब्राउज करना मुमकिन और आसान बनाया। ई बुक्स को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, किंडल डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे यूजर्स चलते फिरते भी ई बुक्स पढ़ सकते हैं। किंडल स्टोर में कई डिजिटल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी जोड़ा गया। बेजोस एप्पल के आईपैड जैसे कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए किंडल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लगातार इंप्रूव करते रहे। और जहां तक वॉशिंगटन पोस्ट की बात है, तो बेजोस ने 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया था, जब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। बेजोस की लीडरशिप में पेपर अपने वेब ट्रैफिक को डबल करने में सक्सेसफुल रहा और 3 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो गया। सितंबर 2017 में ये अनाउंस किया गया कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने पेड सब्सक्राइबर्स का 1 मिलियन का फिगर पार कर लिया है। बेजोस ने रीडर्स की ग्लोबल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए इंटरनेट मार्केटिंग यूज करने का विजन रखा था। और इस तरीके से अगला बिजनेस वेंचर था ब्लू ओरिजिन,
स्टार ट्रेक मूवी के फैन रहे बेजोस को हमेशा से स्पेस क्राफ्ट में बड़ी ही दिलचस्पी थी। अमेज़न की बड़ी सक्सेस ने बेजोस को ब्लू ओरिजिन नाम की अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी शुरू करने में बहुत हेल्प की। बेजोस कहते हैं कि उनका एक सपना ये भी है कि वो दूसरे प्लेनेट तक पहुंच बनाकर वहां पर ऐसा इंतजाम कर सके कि वहां इंसान आराम से रह सके। वो ब्लू ओरिजिन में इन्वेस्ट करने के लिए हर साल कुछ अमेज़न स्टॉक बेचते हैं, जिनकी लगभग कीमत $1 बिलियन है। बेजोस ने कहा है कि ब्लू ओरिजिन का मेन एम इंसानों को दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचाकर अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म होने से बचाना है। उन्होंने अनाउंस किया था कि न्यू शेफर्ड जो ब्लू ओरिजिन का स्पेस क्राफ्ट है, जल्द ही नवंबर 2018 तक इंसानों को स्पेस में ले जाएगा। ब्लू ओरिजिन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट टिकट $2 लाख से $3 लाख तक बेचने की सोच रहा था। जून 2021 में बेजोस ने अनाउंस किया कि वो और उनके भाई मार्क न्यू शेफर्ड की फर्स्ट क्रू फ्लाइट में स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अमेज़न के बारे में यूनिक चीज क्या है। तो वो है कस्टमर सेंटर्ड बिजनेस, यानी कि अमेज़न में कस्टमर्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से बेहतरीन कस्टमर सर्विस मिलती है। ये बात तब साफ तौर पर जाहिर हो गई थी जब 2004 के अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ने Amazon.com को 88 का स्कोर दिया, जो उस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर था। अपनी बायोग्राफी द एवरीथिंग स्टोर में बेजोस ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो अमेज़न को दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है। जेफ बेजोस का कहना है कि अमेज़न सही मायनों में अपने कस्टमर को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, उन्हें सबसे पहले रखती है और वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान और डिसीजन लेते हैं और बहुत ज्यादा इनोवेटिव सोच रखते हैं। उनका दावा है कि बहुत कम कंपनीज के पास इनमें से तीनों क्वालिटीज है। ज्यादातर कंपनियां तो कस्टमर के बजाय अपने कंपटीशन पर फोकस करती है। इसी तरह ज्यादातर बिजनेसमैन अपना समय उन बिजनेस में लगाते हैं जो 2 या 3 साल के अंदर प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे हार मान लेते हैं। लोगों की ये सोच है कि किसी नई चीज में इन्वेस्ट करने से ज्यादा सेफ और आसान सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करना होता है। लेकिन अमेज़न में ये घिसी पिटी सोच नहीं चलती, बल्कि वहाँ पर इनोवेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और इन्हीं सारी बातों के साथ समय आ गया है इस समरी के कंक्लूजन को जानने का, यानी कि जितनी भी बातें आपने यहाँ पर जानी, जितनी भी कहानियां आपने सुनी, उन सब का निचोड़ क्या है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अमेज़न ने एक ऑनलाइन बुक रिटेलर के आइडिया के साथ शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे बढ़ते दुनिया के हर कोने में फैल गया और दुनिया भर में धूम मचा दी। किताबों के साथ साथ अब उसमें होम डिलीवरी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मूवी और स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग सर्विस भी दी जाने लगी थी। लेकिन ये सब चुटकियों में नहीं हो गया था, या ऐसा नहीं कि अमेज़न को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि जेफ बेजोस को कई तरह की क्रिटिसिज्म और काफी सारे ताने झेलने पड़े, जैसे कि उन्हें एक सख्त बॉस का लेबल दे दिया गया और उन्हें अमेज़न के गोदामों में काम करने की कंडीशन को लेकर तरह तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ा। 2002 में जब अमेज़न फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और लगभग दिवालिया होने की कगार पर था, तब कई सारे एनालिस्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि वो साल अमेज़न के अंत का साल था। इन सब के बावजूद बेजोस अपने अंपायर को बढ़ाते रहे और अपनी कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखा। 2020 की शुरुआत में जब कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी, तब क्वारंटीन के कारण अमेज़न की ऑनलाइन सर्विस की मांग में जैसे एक बूम आ गया था। अमेज़न की शेयर की कीमत बढ़ गई और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। हाल ही में जेफ बेजोस ने अनाउंस किया कि वो 2021 की गर्मियों में अमेज़न में अपनी सीईओ की पोस्ट को छोड़ देंगे और अपनी ग्लोबल रिटेल अंपायर में एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करना जारी रखेंगे। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है। और ये समरी आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, या ऑलरेडी आप किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।